सबों को जोहार दोस्तों। आज मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन के कारणों एवं आदिवासी संस्कृति में बिरसा मुंडा के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बिरसा के जीवन का सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष और आंदोलन के पक्ष को हम इस वीडियो में समझेंगे। आदिवासियों के इतिहास में कई महान नायकों ने अपनी वीरतापूर्ण कहानियों के जरिए अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए लड़ाई लड़ी है। उनमें से एक बिरसा मुंडा भी है। चूँकि मैं खुद हो समाज से आता हूँ, हम लोग मुंडा एस्ट्रोएस्टिक का भाषा परिवार में 3 भाई माने जाते हैं, मुंडा, संथाल और हो। हमारे समाज के हिसाब से हम लोग मुंडा समाज के ही वंशज हैं, जिसमें मुंडा सबसे बड़े हैं तो संथाल मंझला है और हो सबसे छोटा। तो हमारी संस्कृति का बेस भी मूलतः एक ही है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी प्रखंड के उलिहतू गांव में हुआ था। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी हतू थी। आदिवासी मुंडा गांव होने के कारण वहां की सामाजिक व्यवस्था के अधीन ग्राम का प्रधान मुंडा था और पूजा पाठ की अगुवाई पहान करते थे। जल, जंगल और ज़मीन यानी टेरिटरी पर गांव समाज का ही स्वामित्व था। स्वशासन व्यवस्था के तहत पूरा गांव समाज चलता था। गांव समाज में एक दूसरे के सहयोग और साझेदारी से आदिवासी जीवन चलता है। आदिवासी लोगों का जीवन पद्धति सामाजिक और प्राकृतिक तौर से ही प्रभावित होता था, जब तक कि बाहरी लोगों का प्रवेश आदिवासी इलाकों में नहीं हुआ था। आदिवासी लोगों के संपर्क में आने के बाद धर्म, जीवन पद्धति और विश्वास पर प्रभाव पड़ता गया और लाइफस्टाइल भी उसी अनुरूप बदलता भी रहा। क्योंकि सोच के बदलने से बहुत कुछ बदल भी जाता है। वैसे ही जैसे जल, जंगल और ज़मीन आदिवासियों की विरासत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्सीनामा में हस्तांतरित होती रहती है, लेकिन गैर आदिवासियों के लिए ये चीज़ें संसाधन है और उसे बेचकर पैसा कमाना उनका मकसद होता है। तो बिरसा मुंडा भी वैसे ही सामाजिक परिवेश में बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में चलकट गांव, जो बिरसा मुंडा की मौसी का गांव में रहने चला जाता है। साधारणतः आदिवासी कभी गरीब नहीं होता है। अब सोचिए, जिसके पास जल, जंगल और ज़मीन इसकी मिल्कियत हो, वाला कहाँ से गरीब हो सकता है। लेकिन तथाकथित सभ्य सिविलाइजेशन, यहाँ मैंने तथाकथित यूज किया है, ने हमारे प्राकृतिक जीवन जीने की स्वतंत्र विचारधारा को गरीब के रूप में रेखांकित किया और आदिवासियों को हमेशा अत्यंत गरीब और पिछड़ा ही कहा। एक सवाल हमेशा मुझे परेशान करता है, वह यह कि भूखमरी सूचकांक में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान में है और देश में कई लोगों की भूख के कारण मौतों की खबर भी आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन मैंने कभी किसी आदिवासी को भूख से मरने की खबर नहीं सुनी न देखी। इसका कारण हमारा सामाजिक ताना बाना है। जैसे ही खेती बाड़ी का समय शुरू होता है, लोग अपने खेतों में काम करने में लग जाते हैं और जिनका खेत कम है वे अपना काम ख़त्म करके दूसरों को सहायता प्रदान करने में लगते हैं, ताकि उसका भी काम समय पे पूरा ख़त्म हो। क्योंकि खेतीबाड़ी के समय में गांव के गाय, बैल, भेड़, बकरी को एक साथ चराया जाता है ताकि खेतीबाड़ी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन खेतीबाड़ी का काम ख़त्म होने पर अक्सर मवेशियों को खुला छोड़ दिया जाता है। तो यदि खेत का काम बहुत अलग अलग समय में ख़त्म होगा तो मजबूरन मवेशियों को भी तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा। इसीलिए गांव समाज में अक्सर यदि किसी घर में काम किसी कारण से धीरे हो रहा है तो सभी मिलकर उसे सहायता देकर जल्दी ख़त्म कराते हैं। आप कह सकते हैं एक दूसरे को सहयोग कर काम को आसान किया जाता है। यही आदिवासी समाज का व्यवहार है, जो प्रकृति सम्मत है। प्रकृति में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लतर वाले पौधे ज़मीन के पास रहेंगे तो उन्हें सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी, तो छोटे और बड़े पौधे और पेड़ उन्हें सहारा देते हैं ताकि ऊपर पहुंचकर सूरज की रोशनी पा सकें और अपने काम का भोजन फोटोसिंथेसिस से वो बना सकें। इसी प्राकृतिक सहयोग के सिद्धांत पर आदिवासी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं और प्राकृतिक रहवासों में खुश रहते हैं। अब चूँकि बिरसा मुंडा अपने मौसी के पास रहने लगे तो उन्हें वे भेड़ बकरी चराने आदि में हेल्प कर लेते थे। भेड़ बकरी चराना आदिवासी समाज में बहुत मायने में जानकारी का खजाना होता है। आदिवासी साधारणतः गांव में रहता है तो वह या तो घर में रहेगा या बर्तन या कपड़े साफ करने के लिए नदी या तालाब में जाएगा, या एक दूसरे के घर, या फिर लकड़ी या पत्तों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंगल कभी कभी चला जाता है। लेकिन ये गाय, बैल, भेड़, बकरी चराने वाला लड़का या लड़की जो भी हो, वह दिन भर अलग अलग प्राकृतिक परिवेश में रहता है। कभी पगडंडी से गुजरता है तो कभी मैदान से गुजरता है, कभी जंगल से तो कभी नदी को पार करता है। इन प्राकृतिक परिवेश को वह बहुत नज़दीक से देखता है, समझता है। कई तरह के जड़ी बूटियों को वह भेड़ बकरी चराते चराते ही सीख जाता है। कैसे? देखिए,
होता ऐसे है कि मानो किसी बकरी को या भेड़ को कोई बीमारी हो जाती है तो वह देखता है तो वह परेशान होता है, फिर किसी बड़े बुजुर्ग से पूछता है उसका क्या इलाज है। तब उस बुजुर्ग के कहे अनुसार वह उस बकरी को या भेड़ को वह जड़ी खिला देता है और बकरी ठीक हो जाती है। यह तो वह ज्ञान का ट्रांसफ़र बुजुर्गों से नई पीढ़ी को। लेकिन मानो किसी बुजुर्ग के पास ऐसी जानकारी नहीं है तो लड़का अपने जानवरों को जब चराने ले जाता है तो उस बीमार बकरी या भेड़, चूँकि ये जानवर है तो उसकी प्राकृतिक समझ हमसे अलग है। जैसे ही ऐसे लड़ी, लतर या जड़ी के पास से गुजरेंगे तो उधर भागकर उसको खाने लग जाता है। वैसे ही मानो कोई प्यासा है तो कैसे पानी के पास जाकर पानी पीने लग जाता है। अब खाते हुए वह लड़का उसे देखता है। दूसरे दिन जब मवेशियों को निकालता है तो देखता है कि बीमार भेड़ या बकरी आज ठीक लग रही है और उसका व्यवहार भी अच्छा हुआ है, तो दूसरे दिन भी जानवरों को उसी तरफ ले जाएगा ताकि उन्हीं जड़ी बूटियों को वह खा सके। इस तरह प्रकृति से जानवर और जानवर से लड़के तक यह जानकारी आ जाती है। इसीलिए भी पहले किसी वीडियो में मैंने कहा था कि आदिवासियों का प्राकृतिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह जल, जंगल और ज़मीन पर हमारी पहुंच स्वच्छंद रूप से आबाद रहेगी। जब हम आप इससे दूर होते गए तो हमारी प्राकृतिक समझ भी दूर होती गई, जैसे कि आज हुई पड़ी है। अभी तो लगता है हम लोग गर्व से कहो हम आदिवासी हैं बोलने के लिए ही सिर्फ आदिवासी रह गए हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं तो गाय, बैल, भेड़, बकरी चराते हुए बिरसा मुंडा कभी वैसे ही जानकारियों से और ज्ञानों से रूबरू होते रहे। अच्छा, एक चीज़ आज भी हमारे हो समाज में बोला जाता है वह है कि हमारे पर्व त्योहारों में अक्सर नाच गान में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे रुतु और बनम बजाया जाता है। रुतु बांसुरी को बोलते हैं और बनम एक तरह का पारंपरिक वायलिन है। हमारे हो समाज में बोलते हैं कि उरी गुपीतनी लिखा रुतुम औरंग बातना, यानी गाय बैल चराने वाले जैसे बांसुरी तुम बजा रहे हो। चूँकि यह जो गाय चराने वाला लड़का है, आराम का मौका हो या गाय, बैल, भेड़, बकरियों को एक जगह पर आराम करने के लिए पेड़ के छांव आदि में बुलाना हो तो बांसुरी बजाकर बुला लेता है। तो एक तरह से यही लोग वास्तव में आदिवासियों की संस्कृति को बचाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज ऐसे लोगों को कितना हीन भावना से अपने से नीचा दिखाने के मकसद से देखा और व्यवहार किया जा रहा है। आदिवासी होने के लिए आवश्यक तत्व भिन्न संस्कृति और आदिम विशेषता का यहाँ खान है। हम शायद ही उस स्तर तक आदिवासी संस्कृति को समझ सकें, लेकिन उसके प्रति हम सम्मान तो रख ही सकते हैं। नहीं रखते हैं तो आज से कम रखना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में जल, जंगल और ज़मीन ख़त्म होने का डर हमसे ज़्यादा गांव के ऐसे ही लोगों को ज़्यादा है। ये बात आपको समझनी होगी। तो इस प्राकृतिक व्यवहार के कारण सिद्धांततः बिरसा मुंडा भी अब बहुत अच्छे बांसुरी वादक रहे होंगे, इसमें हम सहमत हो सकते हैं। इसी बीच सुगना मुंडा परिवार सहित मतलब बिरसा मुंडा का पिताजी ईसाई बन गए और बिरसा मुंडा डेविड मुंडा हो गए। हिंदी में कई जगह उन्हें दाऊद मुंडा कहा गया और उन्हें चाईबासा के लुथेरन मिशन स्कूल में दाखिला किया गया। 1886-87 में मुंडाओं ने जमींदारों से अपनी ज़मीन वापसी की लड़ाई छेड़ दी। 1856 में जागीरें लगभग 600 थी और वे एक गांव से 150 गांव तक फैली हुई थी। लेकिन 1874 तक जमींदारों द्वारा शुरू किए गए किसानों के अधिकारों से पुराने मुंडा और उरांव प्रमुखों का अधिकार लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया था। कुछ गांव में वे अपने मालिकाना अधिकार पूरी तरह से खो चुके थे और खेती मजदूरों की स्थिति में आ गए थे। मुंडा लोगों में अपने टेरिटरी राइट की समझ तो थी, इसीलिए जब इतना कुछ हो रहा था तो उस टेरिटरी राइट को वापस बहाल करने के लिए व्यापक सुगबुगाहट उन लोगों के बीच में थी। आइए अब इसे भी सामाजिक नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि यह टेरिटरी राइट क्या है। देखिए, छोटनागपुर के आदिवासी इन बाहरी घुसपैठियों से किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। शासन तंत्र के पैटर्न को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि देश में हमेशा दिल्ली या देश के केंद्र को कब्जा किया जाता रहा है और बाकी गांव देहातों से टैक्स उगाही ही होती रही है, चाहे जिसका भी शासन देश में रहा हो। तो राजा, रजवाड़ा और अंग्रेज सभी वही कर रहे थे। लेकिन छोटनागपुर के मुंडा आदिवासी का अपने जल, जंगल और ज़मीन को देखने का नज़रिया ऐसा था कि वे इसे पूरे टेरिटरी को अपना समझते हैं। इसे आप हैबिटेट राइट्स कह सकते हैं और देसी भाषा में समझें तो अबुआ दिसुम अबुआ राज कहते हैं। अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब है कि प्रकृति का दिया हुआ सभी चीज़ सामुदायिक संपदा और सामूहिक है। जब चीज़ें सामूहिक होती है तो उसका दोहन लूटने के हैसियत से आसान नहीं होता। जैसे आप आज के समय में देखते हैं तो धार्मिक केंद्र जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि ये सार्वजनिक हैं तो किसी की हिम्मत इन्हें छेड़ने की नहीं होती है, बल्कि सभी इसका सम्मान करते हैं या यूँ कहें सत्ता में रहने के लिए सम्मान करना पड़ता है वाली स्थिति में। उसी तरह आदिवासियों के लिए अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना में जल, जंगल और ज़मीन में सामूहिक स्वामित्व है, न कि व्यक्तिगत।
लेकिन इस अधिकार से तो शासकों को नुकसान था, ना ही उन्हें कोई मालगुजारी देता और ना ही जंगल को लूट सकता था और ना ही ज़मीन के नीचे के गैर आदिवासियों की भाषा में खनिज संसाधन को दोहन कर सकते थे। इसीलिए ज़रूरी था कि मालिकाना हक के इस तरीके को बदला जाए और सारी संपत्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर सेटल किया जाए, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर फिर लोगों से मालगुजारी उगाही किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़मीन को मालगुजारी नहीं दे सकने की स्थिति में ले भी लिया जा सके। और वही काम अंग्रेज़ों ने शुरू किया सेटलमेंट के रूप में। जो लोग अंग्रेज़ों की साजिश को नहीं समझे वे लोग सेटलमेंट करा लिए, लेकिन मुंडा आदिवासी लोग अपने सामूहिक अधिकार को नहीं छोड़े। लेकिन कुछ सीमांत क्षेत्रों में जबरन सेटलमेंट होता है, उसमें बिरसा मुंडा का इलाका भी था। पहले अबुआ दिसुम अबुआ राज था, यानी जल, जंगल और ज़मीन पर समुदाय का पूरा हक और अधिकार था, लेकिन सेटलमेंट के तहत अब व्यक्तिगत पट्टा दिया गया। इससे सामुदायिक अधिकार समाप्त हो गए। जंगल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन अधिनियम वास्तव में वनों पर आदिवासी अधिकार खत्म कर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने के लिए किया गया था। आज आदिवासी उसी अधिकार को वन अधिकार अधिनियम के तहत ऊँट के मुंह में जीरा की तरह लेने के लिए मजबूर हैं। आदिवासी भी अपने टेरिटरी राइट भूल चुके हैं और न ही अबुआ दिसुम अबुआ राज के कंसेप्ट को ही समझ पा रहे हैं। यह आज एक राजनीतिक नारा भर रह गया है, लेकिन मुंडाओं का आंदोलन वास्तव में उसी टेरिटरी राइट को वापस बहाल करने की लड़ाई थी। लेकिन इतिहास लिखने वालों ने उसे छोटे छोटे इश्यूज़ के मार्फत उस मूल मुद्दे को गौन करने का ही काम किया। अब चूँकि ज़मीन पर सामूहिक अधिकार खत्म होकर व्यक्तिगत हक सेटल हुआ, तो मालगुजारी उगाही की प्रक्रिया के तहत जब अंग्रेज़ों ने साहूकारों को भेजा तो मुंडा बेल्ट में आक्रोश फैल गया। जो मालगुजारी नहीं दे पाते थे तो उसकी ज़मीन ये हथिया लेते या उसे कोर्ट की लड़ाई में फंसाया जाने लगा। इन तत्कालिक कारणों से मुंडा आदिवासी आक्रोशित होकर व्यापक आंदोलन में उतर आए। उन्हें ना व्यक्तिगत सेटलमेंट पसंद आ रहा था और ना ही मालगुजारी, और कोर्ट व्यवस्था भी उनके लिए एक एलियन अरेंजमेंट ही थी जो समझ से परे था। चूँकि मुंडा आदिवासियों का कोर्ट तो पारंपरिक ग्राम सभा, जिसे हाथुदुनु बोलते हैं, ही हुआ करता था, जिस आधार पर कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू हुआ। जब खुली आसमान के नीचे सामूहिक निर्णय को अंग्रेज नहीं मानकर अपने कोर्ट में मामलों को ले जाने लगी, तो स्वाभाविक है लोगों में आक्रोश तो बढ़ेगा ही। और हुआ भी। 1886 से 1890 तक बिरसा मुंडा लुथेरन स्कूल चाईबासा में रहे। 13-14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे कि अन्याय हो रहा है। लेकिन इस लड़ाई में ना ही पादरी और ना ही किसी ईसाई समाज से कोई सहयोग मिला, जबकि ईसाई बनते समय इस बात की गारंटी दी गई थी कि मुंडा लोगों की छीनी हुई ज़मीन वापस कराई जाएगी और कोर्ट में हेल्प किया जाएगा। जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो बिरसा मुंडा का आक्रोश भी उन्हें देखने को मिला। नतीजा यह हुआ कि 1890 में डेविड पुर्ती फिर से बिरसा मुंडा बनकर गांव में आकर उस लड़ाई में शामिल हुआ। आदिवासी समाज में गोत्र होता है, जिसे इधर टाइटल हम लोग बोलते हैं। जैसे मेरा बिरुआ है, वैसे ही बिरसा मुंडा का गोत्र पुर्ती था और सभी मुंडा समाज के लोगों का अपना अपना टाइटल होता है। वे भी एक गोत्र में शादी आदि नहीं करते हैं, अलग अलग गोत्र में शादी होती है। मैंने पहले भी कई वीडियो में स्पष्ट किया है कि जल, जंगल और ज़मीन आदिवासियों की विरासत है और हमारे आदिवासी समाज का इस पर विरासतीय अधिकार है। ये संसाधन नहीं है, विरासत है। विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर हस्तांतरण होता रहता है। इसे बेचा नहीं जा सकता। ये अधिकार पूरे इलाके पर होता है, चाहे इलाके में जल हो, जंगल हो या ज़मीन। इलाके में मौजूद जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, बायोडाइवर्सिटी व खास एटमॉस्फेयर, सब कुछ पर आदिवासियों का टेरिटरी राइट रहा है, हैबिटेट राइट रहा है, जिसे आज अबुआ दिसुम अबुआ राज कहते हैं। इसे इस तरह भी आप समझ सकते हैं जैसे राष्ट्र और देश में फ़र्क को जानकर। एक राष्ट्र समान विशेषताओं और संस्कृति वाले लोगों का एक बड़ा समूह होता है, जबकि देश एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं और सरहदें होती है। ध्यान रहे, एक देश की अपनी राष्ट्रीय सरकार होती है, जबकि एक राष्ट्र का अपना चरित्र। राष्ट्र के मुद्दे को हिंदू संगठन अक्सर हिंदू राष्ट्र कहकर बोलते रहे हैं, ये आप हम सभी सुनते भी रहे हैं। इस विचार से अबुआ दिसुम अबुआ राज आदिवासी राष्ट्र को इंगित करता है, जिसमें रहने वाले सभी प्राणियों की संस्कृति और विशेषता पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, भौतिक और दिखावा नहीं। उसी अधिकार की लड़ाई उस समय मुंडा समाज के लोग लड़ रहे थे। हालिया दिनों में शिबू सोरेन, बृहद झारखंड, तो जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी भारत की बात करते रहे थे, जो सीमाओं वाली राजनीतिक सरकार की बात ही थी, ना कि अलग टेरिटरी वाली।
आज टेरिटरी राइट के मामले में पूर्वोत्तर के 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र अपना दावा जरूर रखते हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र सिर्फ अपनी सीमाओं वाले भौगोलिक क्षेत्र मात्र रह गए हैं। साहूकार, जिन्हें उस समय जमींदार बोलते थे, के प्रति तत्कालिक गुस्सा लोगों का था, यानी आंदोलन की तत्कालिक पृष्ठभूमि जमीन संबंधी चिंता ही थी, जिसे मैंने वैचारिक दृष्टि से ऊपर समझाया है। हालांकि रातू राजा और तमाड़ राजा के प्रति मुंडा लोग सकारात्मक थे। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा मुंडा ने पोड़हाट क्षेत्र में पिरिंग के गेदौन के नेतृत्व में संरक्षित जंगल में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर असंतोष से उपजे आंदोलन में भाग लिया। 1893-94 के दौरान गांव की सभी बंजर भूमि, जिसका स्वामित्व सरकार में निहित था, 1882 के भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया। लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम में वन बंदोबस्त अभियान शुरू किया गया। 20 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने क्षेत्र के मुंडाओं को एकजुट करने के लिए 24 अगस्त 1895 को सभा बुलाई, लेकिन यह बात अंग्रेजों के पास भी पहुंच चुकी थी। इसीलिए साजिश के तहत 22 अगस्त 1895 को ही भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 और 505 के अधीन गिरफ्तारी वारंट जारी कर बिरसा मुंडा को चलकत गांव, जो बंदगांव से 14 मील की दुर्गम रास्ते पर है, से जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 बजे शाम को कमिश्नर के सामने पेश किया गया और करीब 7 बजे उन्हें जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा रांची से बदलकर खूंटी, जो मुंडाओं का क्षेत्र ही था, में किया गया। इस मुकदमा में 20 गवाहों की गवाही ली गई। बिरसा मुंडा ने न ही अपने बचाव में और न ही गवाहों से जिरह की। बिरसा मुंडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन 19 नवंबर 1895 को दोषी ठहराया गया। उन लोगों पर दंगा कराने के अपराध के अतिरिक्त अल्पकालिक सजाएं भी दी गई और मुख्य अपराध के लिए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। बिरसा को 50 रुपये जुर्माना भी किया गया और जुर्माना न देने की स्थिति में 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय में अपील करने पर सजा 2 वर्ष 6 महीने की घटाकर 2 वर्ष कर दी गई। दमन की इस कार्रवाई से लोग भयभीत तो हुए ही, लेकिन चर्च की ओर भी सहयोग की आस में लोग झुके। सजा सुनाए जाने के बाद बिरसा मुंडा को रांची की जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। सजा खत्म होने के कुछ दिनों पूर्व उसे रांची जेल फिर भेज दिया गया, ताकि उसकी रिहाई के बाद उसके गतिविधि पर रांची की पुलिस निगाह रख सके। बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को जेल से रिहा किया गया। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। अब की बार आंदोलन में पहले से ज़्यादा आक्रामकता थी। उन लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 लोगों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाना पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया। 25 दिसंबर 1899 को साइल रकब पहाड़ी पर मुंडा आदिवासी योद्धा तीर धनुष और हुनुरलंग, एक तरह का गुलेल जिससे पत्थर को काफ़ी दूर तक बहुत तेज़ी से फेंका जाता है, इसके साथ पहुंचने लगे। खबर की भनक लगते ही पुलिस बिरसा मुंडा और सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए उस पहाड़ी तक पहुंच गई। पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई कि तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया तो उन पर गोलियां चलाई जाएगी। मुंडा लोगों ने चिल्लाकर जवाब दिया कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं। गोलीबारी शुरू हुई तो मुंडा योद्धाओं ने भी तीर और हुनुरलंग से तीर और पत्थरों की बारिश कर दी, लेकिन इस लड़ाई में मुंडाओं को जान माल की बहुत क्षति हुई। 5 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा के सहयोगियों ने एटकेडी में 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या कर दी। 7 जनवरी को उन्होंने खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला किया और एक कांस्टेबल की हत्या कर दी और स्थानीय दुकानदारों के घरों को तोड़ दिया। कमिश्नर ए फोर्ब्स और उपायुक्त एच.सी. स्ट्रैटफील्ड बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए 150 लोगों की सेना के साथ खूंटी पहुंचे। औपनिवेशिक प्रशासन ने बिरसा के लिए 500 रुपये का इनाम भी निर्धारित किया। फोर्ब्स और स्ट्रैटफील्ड की कमान के तहत सैनिकों ने डोमरी हिल पर मुंडा के गोरिल्लाओं पर हमला कर उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। हालांकि बिरसा मुंडा को वे नहीं पकड़ पाए। उन्हें 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार किया गया। रांची के उपायुक्त के अनुसार पत्र के माध्यम से 15 विभिन्न आपराधिक मामलों में 460 आदिवासियों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 63 को दोषी ठहराया गया। 1 को मौत की सज़ा और 39 को आजीवन कारावास और 23 को 14 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान जेल में बिरसा मुंडा सहित 6 मौतें हुई। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन फीका पड़ गया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आप देखेंगे तो पाएंगे कि आदिवासियों का आंदोलन प्राकृतिक रूप से वैचारिक तो होता है, लेकिन सामने में उपस्थित समस्या को देखते हुए वह या दूरगामी लक्ष्य पीछे हो जाता है और हम तत्कालिक उत्पन्न समस्या को अपना दुश्मन समझकर आंदोलन में कूद जाते हैं। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग जल जंगल और ज़मीन हमारा है नारा के साथ आंदोलन में उतरते हैं,
कभी खनन के नाम पर विस्थापन के विरोध में, तो कभी डैम से विस्थापन के विरोध में, तो कभी SEZ से विस्थापन के विरोध में। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा रास्ता कोई पुलिस या प्रशासन रोकती है तो हमारी लड़ाई इन लोगों से होने लग जाती है। हम आप सभी समझदार हैं तो ये मानेंगे कि यह सब पूंजीपति और सरकारों के इशारों पर होता है, या उस पॉलिसी के आधार पर हमारे आंदोलन को कुचला जाता है जो हमारे ही वोट से जीत कर सरकार बनाती है, और इधर हम स्थानीय पुलिस और प्रशासन से लड़ रहे होते हैं। सरकार भी तो यही चाहती है कि इन लोगों का ध्यान स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर ही उलझा दिया जाए ताकि सत्ता के हुक्मरानों को कोई आँच ना आए। ताज़ा स्थिति आप मणिपुर की देख सकते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी को पुलिस और सेना की कार्रवाई में दबाने की पूरी कोशिश रही है। समाज में बड़े स्तर पर जो आक्रोश होता है वह सिर्फ एक कारण से नहीं उपजता है, उसमें कई कारक शामिल होते हैं। जैसे झारखंड में रघुवर सरकार के समय CNT एक्ट का संशोधन का प्रयास को झारखंड का आदिवासी समाज सिर्फ ज़मीन की लूट नहीं वरन जल, जंगल और ज़मीन और संपूर्ण आदिवासी टेरिटरी को अधिकार विहीन करने की साजिश के रूप में देखा, और अपनी प्रतिक्रिया इलेक्शन में वोट के रूप में उन ताकतों को वोट आउट करके किया। वैसे ही बिरसा मुंडा के समय भी, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया है, अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना को वापस बहाल करने की लड़ाई थी, लेकिन तत्कालिक कारण और स्थानीय पुलिस और प्रशासन को ही दुश्मन मान लेने से आंदोलन व्यापक क्षेत्र में नहीं फैल सका। अपने टेरिटरी को बचाने की लड़ाई का जीवंत उदाहरण उसी मुंडा क्षेत्र में आज भी हम देख सकते हैं। वह इलाका आज 39 मौजा मुंडारी खूंटकटी इलाका कहा जाता है। इन मौजा क्षेत्रों में सेटलमेंट नहीं हुआ, यहाँ के मुंडा आदिवासियों ने सेटलमेंट नहीं करने दिया, लड़ा और अपने टेरिटरी को बचा लिया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ नहीं है, जबकि क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है। पूरे देश के लिए आदिवासियों के अधिकारों को जंगल से समाप्त करने के लिए लाए गए वन कानूनों के बावजूद भी इस इलाके के वनों को PPF यानी प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित किया गया। यह मुंडारी खूंटकटी लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है। यह सभी आदिवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हो सकता है। बाकी आप बेहतर समझ स्थापित कर सकें तो बदलाव भी संभव है। बिरसा मुंडा के आंदोलनों की आग की तपिश के कारण ही 1908 में छोटानागपुर के आदिवासियों को CNT एक्ट मिला, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।